हेलो एवरीवन, आई एम योर बायोलॉजी एडुकेटर बायोचैट। प्लीज डू लाइक्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने लाइसोसोम्स, वैक्यूल और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में प्राइव डिस्कशन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड फाउंड इन प्लांट सेल यूग्लिनॉइड्स। ये देखो, हमने जब शुरू में इनिशियल पॉइंट में जब हम यूकैरियोट्स की स्टडी कर रहे थे तो उसमें हमने ये मेंशन करवाया था कि सेंट्रियोल जो होता है, जो एक ऑर्गेनली है, वो प्लांट्स एनिमल सेल में पाया जाता है और प्लास्टिड जो होती है वो प्लांट सेल में पाई जाती है। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता। तो वही कहा है, फाउंड इन प्लांट सेल एंड यूग्लिनॉइड। साइज, प्लास्टिक की जो साइज होती है, प्लास्टिड्स जो होता है उसकी जो साइज होती है वो लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया होती है। बस ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्लास्टिड जो होता है वो बहुत ईजिली लाइट माइक्रोस्कोप में आप इसको देख सकते हैं। ऐसा नहीं आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, जबकि आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने के लिए स्टेन करना पड़ता है। तो ईजिली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। ये इसकी साइज बड़ी होने की वजह से ये हम इसे ईजिली ऑब्जर्व कर लेते हैं अंडर माइक्रोस्कोप में। सेमी ऑटोनॉमस डबल मेम्ब्रेन। सेमी ऑटोनॉमस मीन्स होता है ऐसा ऑर्गेनली जिसके पास खुद का ओन डीएनए हो, उस डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस हो। तो ऐसे ऑर्गेनली को हम कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ये दोनों ऑर्गेनली जो होते हैं वो सेमी ऑटोनॉमस होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास खुद का ओन डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और इससे आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। तो ये एक हो गया। और ये डबल मेम्ब्रेन होता है। जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है उसी तरीके से प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन होता है। बियर स्पेसिफिक पिगमेंट इम्पार्ट स्पेसिफिक कलर टू द सेल्स टू द प्लांट। इसके पास जो प्लास्टिड होता है डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट होते हैं। कुछ में क्लोरोफिल होता है, कुछ में कैरोटीनॉइड्स होता है, कुछ प्लास्टिड में कोई भी पिगमेंट नहीं होता है। तो उसके बेसिक पे हम प्लास्टिड को क्लासिफाई करते हैं कि कितने टाइप की प्लास्टिड्स होती हैं। तो प्लास्टिड 3 टाइप की होती है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस टाइप ऑफ द पिगमेंट क्लासिफाई इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। किसके बेसिक पे? पिगमेंट के बेसिस पे। ये सारी लाइन आपको एनसीईआरटी में मिलेगी। बियर स्पेसिफिक पिगमेंट which impart the color to the plant. On the basis of the pigment, it classify into 3: chloroplast, chromoplast, leucoplast. अब ये क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये 3 डिफरेंट प्लास्टिड्स के टाइप है, लेकिन इन तीनों का ऑरिजिन जो होगा वो सेम होगा, कॉमन ऑरिजिन। आपसे ये पूछ सकता है स्टेटमेंट बना के कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट का जो ओरिजिन होता है वो सेम प्लास्टिड से होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगी। ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या मतलब ये जो तीनों टाइप है वो सेम से ओरिजिन होते हैं या नहीं होते। हमेशा हमें लगता है कि जब तीनों है तो 3 डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड से बने होंगे, लेकिन इनका कॉमन ऑरिजिन होता है, मतलब सेम ऑरिजिन होता है। अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं जो कि फैट में सॉल्युबल होते हैं। उसमें कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में दो तरह के पिगमेंट होते हैं, एक तो क्लोरोफिल होता है, दूसरा कैरोटीनॉइड्स होता है। जब कैरोटीनॉइड्स के अंदर हम देखते हैं कि कैरोटीनॉइड्स भी 2 तरह के होते हैं, एक तो कैरोटीन, एक ज़ांथोफिल। तो ये जो कैरोटीन और ज़ांथोफिल और ये जो क्लोरोफिल होता है, ये तीनों फैट सॉल्युबल होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं। कैरोटीन जो होता है वो रेड ऑरेंज कलर देता है और ज़ांथोफिल जो होता है वो येलो ब्राउन कलर देता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है एक कलर प्लास्टिड है, क्योंकि इसके पास पिगमेंटेड कलर होते हैं। पिगमेंट होता है जैसे कि क्लोरोफिल होता है, कैरोटीनॉइड्स होता है, ज़ांथोफिल्स होता है, कैरोटीन्स होती हैं। तो ये जो होता है कलर इम्पार्ट करते हैं, तो एक तरह से कलर प्लास्टिड हो गए। और ये जो दोनों पिगमेंट होते हैं जैसे कैरोटीनॉइड्स या क्लोरोफिल, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। जो क्लोरोफिल जो होता है वो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, ये मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और ये जो पिगमेंट होता है ये कलर इम्पार्ट करते हैं कि किस कलर का जो शेप, मतलब कलर जो होगा ऑर्गेनली का, जैसे ऑर्गन का, जैसे लीफ हुई, लीफ में जो कलर होता है, थोड़ी कभी कभी ब्राउन लीव्स होती है, रेड लीव्स हो जाती है, तो वो इस कैरोटीन की वजह से ही होती है। कैरोटीन्स हुआ रेड ऑरेंज, ज़ांथोफिल येलो ब्राउन, ये कलर इम्पार्ट करते हैं। और ऑल दिस पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग ऑफ लाइट, ट्रैपिंग फॉर द लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जैसे हमें पता है क्लोरोफिल, जब हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट एक चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पता रहेगा कि ये जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, इस पिगमेंट में जो क्लोरोफिल होता है इसमें रिएक्शन सेंटर होते हैं। वो रिएक्शन सेंटर जो होता है लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, फिर वो होने के बाद चैनल के थ्रू एटीपी का सिंथेसिस होता है, एनएडीपीएच का सिंथेसिस होता है, अप हिल डाउन हिल ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन को, उसमें कुछ चैनल इन्वॉल्व होते हैं, यूबिक्विनॉन, इन सब के बारे में हम
प्रॉपर प्लास्टोक्विनोन हुआ, इन सब के बारे में प्रॉपर स्टडी करेंगे, वो भी फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में। तो अब बस हम इतना पढ़ लेते हैं कि ये जो पिगमेंट होता है ये एसेंशियल होता है लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो क्लोरोप्लास्ट का ये हो गया कि क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोफिल होता है, और इसमें कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं। कैरोटिनॉइड्स के टाइप जो होते हैं वो कैरोटीन एंड ज़ांथोफिल, इन दोनों टाइप को क्रोमोप्लास्ट में उसने डिफाइन किया, लेकिन कैरोटिनॉइड्स में ये दोनों आते हैं। और ये जो एसेंशियल होते हैं लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, और मेन फूड का फॉर्मेशन क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। दूसरी टाइप्स जो होती है वो क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है कलर प्लास्टिड होता है, क्योंकि इसमें फैट सॉल्युबल पिगमेंट कैरोटिनॉइड, कैरोटीन एंड ज़ांथोफिल्स कंटेन होते हैं। जो ये क्रोमोप्लास्ट होता है इसके पास दो पिगमेंट होते हैं, एक कैरोटिनॉइड्स होता है, उसके दो टाइप होते हैं, कैरोटीन एंड ज़ांथोफिल। तो ये फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड को कंटेन करता है क्रोमोप्लास्ट, और कैरोटिनॉइड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कैरोटीन एंड ज़ांथोफिल। कैरोटीन जो होता है वो रेड एंड ऑरेंज कलर इंपार्ट करता है, और जो ज़ांथोफिल होता है वो येलो एंड ब्राउन कलर देता है। जो हमने टमाटो का रेड कलर का दिखा है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से वो रेड कलर होता है। उस क्रोमोप्लास्ट में लाइकोपीन जैसा सब पिगमेंट पाया जाता है, तो वो रेड कलर इंपार्ट करता है। और जो फ्रूट्स के कलर होते हैं वो भी क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही होते हैं। अब हम तीसरी लास्ट टाइप की बात करते हैं, वो होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है इसमें पिगमेंट एब्सेंट होता है, ये कलरलेस होता है। जो ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड होता है वो कलरलेस होता है। तो आपसे एक क्वेश्चन ये बन सकता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट में कौन सा प्लास्टिड जो होता है वो कलरलेस होता है? तो आपको याद रखना है ल्यूकोप्लास्ट, एल मीन्स कलरलेस, लेस ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है, और इसकी वेरिएबल शेप एंड साइज होता है विथ स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। तो इसका जो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है उसका शेप और साइज जो होता है वेरिएबल होता है। वो कौन सा ल्यूकोप्लास्ट क्या स्टोर कर रहा है उस बेसिस पे उसका शेप और साइज डिफाइन होता है, और वो कौन सा मतलब ग्लूकोज, प्रोटीन, इसके बेसिक पे ये इसके शेप भी अलग अलग होते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है और वेरिएबल शेप एंड साइज का होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज। उसमें क्या स्टोर हो रहा है उसके बेसिस पे ये वेरिएबल शेप और साइज को शो करता है। जैसे कि हम बात करते हैं अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट स्टार्च। अब याद करने के लिए आपको पता है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में केमिस्ट्री के पढ़ा था, तो उससे याद कर लीजिए। स्टार्च जो होता है वो एक तरह से कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके दो स्टोरेज होते हैं, दो टाइप होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। तो इसी तरीके से अमाइलोप्लास्ट स्टोर स्टार्च। इसका पोटैटो आपको पता है आलू में स्टार्च होता है। दूसरा टाइप होता है इलेओप्लास्ट, स्टोर ऑयल। इलेओप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट। थर्ड टाइप होता है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन, एल्यूरॉन की लेयर होती है, ऐसे याद कर लो आप ट्रिक बनाने के लिए। एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन, एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन, अमाइलोप्लास्ट स्टार्च, इलेओप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट। तो ये कुछ प्लास्टिड के बारे में था, और प्लास्टिड के टाइप्स थे, उसके टाइप में भी क्या स्टोरेज होती है, क्या वर्क होता है, ये अभी तक हमने डिटेल में पढ़ा है। अब हम आगे पढ़ेंगे क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में, और खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन को भी रिलीज करता है। तो हमारे सर्वाइवल के लिए और ऑर्गेनिज्म की रिस्पिरेशन के लिए, ह्यूमंस के लिए और सारे ऑर्गेनिज्म के रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला तो बेसिक नीड है फूड का, और सारे ऑर्गेनिज्म खाने के लिए, फूड के लिए डिपेंड होते हैं प्लांट पे, और प्लांट का जो फूड होता है वो कहाँ से बनता है, क्लोरोप्लास्ट में बनता है। तो इसलिए इस प्लास्टिड को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी था, इसके बारे में डिटेल स्टडी पढ़ना बहुत ज़रूरी था। तो अब हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर विजिबल इन लाइट माइक्रोस्कोप। क्योंकि प्लास्टिड का साइज जो होता है बहुत बड़ा होता है, तो ये ग्रीन कलर का जो होता है वो लाइट माइक्रोस्कोप में दिखता है। जब हम सेल को, प्लांट के सेल को देखते हैं, स्पेशली लीफ के मीजोफिल सेल्स को जब हम देखते हैं, तो हमें दिखता है कि ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है जो कि ईजिली विजिबल हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। मेजॉरिटी प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, लीव्स ऑफ द मेसोफिल। क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में, क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है। दूसरा ये लीव्स में होता है, क्योंकि हमारी प्लांट की बॉडी में सबसे ग्रीनिश पार्ट होता है लीव्स होता है, तो लीफ में सबसे ज्यादा पाया जाता है। लीव्स के भी मीजोफिल सेल में, जब आप लीव्स पढ़ेंगे तो इसे एपिडर्मल सेल होते हैं, वेस्कुलर सेल होता है, उसमें एक टाइप का होता है मीजोफिल सेल्स होता है, उसमें ये क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ग्रीन पार्ट में प्लांट के मेजॉरिटी पिगमेंट जो होता है वो क्लोरोफिल होता है, वो ग्रीन पार्ट में पाया जाता है। ग्रीन पार्ट में लीव्स
में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसमें भी मीजोफिल सेल में, लीफ के मीजोफिल सेल में सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है लीव्स के विच सेल में सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट कंटेन होता है, तो वो मीजोफिल सेल होता है। मीजोफिल सेल में सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। वेरिएबल शेप होता है। अब ये पूछ सकता है कि क्या एक ही शेप डिफाइन होता है? नहीं, वेरिएबल शेप होता है। लेंस शेप, ओवल शेप, स्फेरिकल, डिस्कॉइड, रिबन, ये इसका शेप होता है। जब आप एल्गी पढ़ेंगे तो उसमें है नहीं क्लोरोप्लास्ट का रिबन शेप, कप शेप, सब डिफाइन है। जब आप बायोलॉजिकल क्लास प्लांट किंगडम पढ़ेंगी तो आपको उसमें मिलेगा। वेरिएबल साइज होती है। लेंथ जो होती है 5 to 10 माइक्रोमीटर होती है, विड्थ जो होती है 2 to 4 माइक्रोमीटर होती है। इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया का साइज हुआ, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में डाटा बहुत सारे, और ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, तो आपको इसका साइज और शेप देखना बहुत ज़रूरी है। शेप क्या होता है? लेंथ शेप होता है, ओवल शेप होता है, स्फेरिकल होता है, डिस्कॉइड होता है, रिबन लाइक होता है। और साइज में जो होता है लेंथ होता है 5 to 10 माइक्रोमीटर, विड्थ जो होता है 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है। लेंथ जो होता है वो 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है, विड्थ जो होता है 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है। ये देख लीजिए। अब नंबर, क्लोरोप्लास्ट के नंबर जो होता है हर सेल में वेरीड करते हैं। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास का जो सेल होता है उसमें आपको 1 क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे, वहीं मीजोफिल सेल में आपको 20 से 40 देखने को मिलेंगे पर सेल में। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लेमाइडोमोनास में कितने क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, तो आपको 1 लगाना है। और अगर आपसे पूछ लेता मीजोफिल सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे, 20, 30, 40, तो आपको लगेगा 20 से 40 ऑल ऑफ दीज, मतलब 20 से 40 पर सेल में दिखते हैं। किसी में 20 होंगे, किसी में 30 होंगे, किसी में 40 होंगे, इसके रेंज में होते हैं। 10 नहीं होंगे, 50 नहीं होंगे, 20 से 40 के होंगे। अब हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर भी मेंशन है और इसके सारे फीचर भी मेंशन है। तो ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की ये आउटर मेम्ब्रेन होती है और ये इनर मेम्ब्रेन होती है। हमने पहले ही पढ़ा था ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल होती है और इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होती है। तो ये एक क्वेश्चन बनता है कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन में कौन मोर परमिएबल होता है? तो आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल होती है, इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होती है। दूसरा, इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इसलिए ये सेमी ऑटोनॉमस होता है। ये भी हमने पहले पढ़ लिया है। इसमें 70S राइबोसोम्स होता है। ऑर्गेनेली के अंदर ऑर्गेनेली होना ये एक फीचर है राइबोसोम्स का। और ये जो 70S राइबोसोम्स है ये यूकैरियोट्स में पाया जा रहा है। और ये कहाँ मिल रहा है? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यूकैरियोट्स में 70 और 80 दोनों टाइप के राइबोसोम्स मिलते हैं। 80S जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म में मिलता है, और जो 70S राइबोसोम्स होता है वो हमें क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलता है। तो वही चीज़ें इसमें 70S राइबोसोम्स होता है। दूसरा, इसके पास स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा जैसे इनर मेम्ब्रेन जिसे सराउंडेड किए रहता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। ये इनर कंपार्टमेंट होता है। ये जो पूरा चीज दिख रहा है इसे कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो होता है इसमें एंजाइम होते हैं। जब आप लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन पढ़ते हैं ना, तो जो डार्क रिएक्शन होता है, जैसे लाइट रिएक्शन में हमारी एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो CO2 बाहर से आया रहता है मतलब प्लांट्स के पास, उसका वो उस एटीपी की हेल्प से फूड का फॉर्मेशन करता है। उसमें बहुत सारे एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, वो एंजाइम इस स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। तो इनर कंपार्टमेंट एंजाइम होता है। जब फूड का फॉर्मेशन होता है तो 2 साइकिल मतलब साइकिल चलती है। C3 साइकिल होती है जिसे कैल्विन साइकिल बोलते हैं। उसमें एंजाइम जो होता है रिबुस्को एंजाइम होता है। और ये तो हमें पता ही है, अभी हमने पता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और ये जो रिबिस्को एंजाइम जहाँ पे फूड का फॉर्मेशन हो रहा है उस रिएक्शन को हम डार्क रिएक्शन करते हैं। तो इस स्ट्रोमा में हमारा फूड का फॉर्मेशन होता है। और जो इस फूड को फॉर्मेशन करने के लिए जो एटीपी करेंसी यूज होती है वो लाइट रिएक्शन के हेल्प से फॉर्म होती है। और वो लाइट रिएक्शन जो होता है वो थाइलाकॉइड में होता है। ये थाइलाकॉइड है, ये एक जो ऐसा कंपार्टमेंट दिख रहा है मेम्ब्रेनस, इसे हम थाइलाकॉइड कहते हैं। एक को हम थाइलाकॉइड कहते हैं और पूरे को हम ग्रेना कहते हैं। तो ये जो थाइलाकॉइड है, फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक, इसे हम कहते हैं थाइलाकॉइड। इसमें अभी हम आगे आपको बताएंगे एक ल्यूमन होता है, एक मेम्ब्रेनस पार्ट होता है। मेम्ब्रेनस पार्ट में पिगमेंट होता है और ल्यूमन में जो होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। उस फोटोलिसिस ऑफ वाटर से इलेक्ट्रॉन आते हैं और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट हमें मिलता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन जब लाइट की रोशनी इस जो मेम्ब्रेन होती है इसमें कुछ पिगमेंट होते हैं। जब लाइट जब होती है उन पिगमेंट्स पे पड़ती है तो वहाँ पे जो क्लोरोफिल ए सेंटर होता है उससे इलेक्ट्रॉन उठ जाते हैं। तो जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की स्पेस खाली हो जाती है। तब जब ये वाटर ब्रेक डाउन होता है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जा करके उस स्पेस के इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। ये पूरा प्रोसेस आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। अभी बस हम आपको एक होता नहीं कि इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए कि हाँ फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या इतने अच्छे पॉइंट है, तब आप जब
यहाँ पढ़े रहेंगे तो आपको बार बार उसको पढ़ने का मन करेगा, तो इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हम आपको बता देते हैं, अभी बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे। ये होता, उसके बाद जो दो थाइलाकॉइड को या दो डिफरेंट ग्रैना को कनेक्ट करने का काम करता है स्ट्रोमा लैमेले। फ्लैटेड मेम्ब्रेनस ट्यूबुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इन द स्ट्रोमा के अंदर, ये सारा स्ट्रक्चर स्ट्रोमा के अंदर होता है। कनेक्ट थाइलाकॉइड ऑफ द डिफरेंट ग्रैना, दो डिफरेंट ग्रैना। जब आप पूरे थाइलाकॉइड को, सारे थाइलाकॉइड को एक साथ पढ़ते हो तो उसे हम ग्रैना कहते हैं। ये ग्रैना एक तरह से एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का रखते हुए जाओ, जैसे ये एक कॉइन, दो कॉइन, तीन कॉइन, इसी तरह से ये दिखता है। स्टॉक्स ऑफ द थाइलाकॉइड लाइक पाइल्स ऑफ द स्काई, ये सारे पाइल्स ऑफ द कॉइन्स कहलाता है। तो ये पूरा थाइलाकॉइड, एक थाइलाकॉइड के ऊपर दूसरा थाइलाकॉइड, उसके ऊपर एक थाइलाकॉइड रखने के बाद हम पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्रैनम। और ये जो दो ग्रैनम, दो डिफरेंट ग्रैनम, एक ये ग्रैनम और एक ये ग्रैनम, दो डिफरेंट ग्रैनम को कनेक्ट करने का काम करता है स्ट्रोमल लैमेली। इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो मोर परमिएबल होती है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो लेस परमिएबल होती है। स्ट्रोमा में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि C3 साइकिल डार्क रिएक्शन में हेल्प करते हैं। रुबिस्को एक तरह का कीटोज शुगर का एंजाइम होता है, 5 कार्बन कंटेनिंग होता है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है ऑन दिस अर्थ, वो है रुबिस्को। तो ये चीज़ होगी, इसमें डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, 17S टाइप का होता है। और ये आप देख लीजिए, ग्रैना हो गया, थाइलाकॉइड्स ऑफ स्टॉक्स ऑफ द थाइलाकॉइड लाइक पाइल्स ऑफ द कॉइन्स, ये हो गया। थाइलाकॉइड जो होता है, अब हम बात करते हैं थाइलाकॉइड की। ये मेम्ब्रेनस पार्ट होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक मेम्ब्रेनस पार्ट होता है, एक ल्यूमन होता है। मेम्ब्रेनस जो होता है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को कंटेन किया जाता है, जैसे क्लोरोफिल है होगा, और एसेसरी पिगमेंट होते हैं उसको कंटेन किए रहता है। ल्यूमन जो होता है स्पेस इनक्लोज बाय द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये हमारा थाइलाकॉइड है, इसकी ये मेम्ब्रेन हो गई और ये मेम्ब्रेन हो गई और ये इसका ल्यूमन हो गया। इस ल्यूमन में वाटर का ब्रेकडाउन होता है और यहाँ पे बहुत सारे पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल A, B मतलब रहते हैं, वो पिगमेंट पाए जाते हैं। स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम, जो हमने बताया, वो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए होता है, प्रोटीन के भी सिंथेसिस के लिए होता है, क्योंकि जो सारे एंजाइम्स हैं उनकी सिंथेसिस भी तो होती है, जैसे DNA से RNA, RNA से प्रोटीन बना, तो ये प्रोटीन का भी फॉर्मेशन करता है उसका जो स्ट्रोमा होता है। तो ये पूरा ओवरव्यू था प्लास्टिड्स का। प्लास्टिड के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। 3 टाइप्स होती है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन कलर का होता है, क्रोमोप्लास्ट जो होता है फैट सॉल्युबल पिगमेंट कैरोटिनॉइड उसमें पाया जाता है, और रेड ब्राउन और येलो टाइप का कलर जो इम्पार्ट होता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है प्लांट के पास। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वेरिएबल शेप एंड साइज का होता है। ये सारी डिटेल स्टडी, क्लोरोप्लास्ट के सारे स्ट्रक्चर की डिटेल स्टडी हमने पढ़ ली। अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स को सेलुलर फैक्ट्री फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम्स से प्रोटीन का सिंथेसिस करवाते हैं। 1953 में जॉर्ज पैलेट ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से राइबोसोम्स को देखा। उन्होंने देखा कि ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे ग्रैन्यूल्स होते हैं और डेंस पार्टिकल्स होते हैं। एक डेंसली मतलब इसके डेंसली पार्टिकल्स होते हैं, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो 1953 में जॉर्ज पैलेट ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा कि ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर का होता है और डेंस पार्टिकल होता है। कौन? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री कहलाता है। ऑर्गेनली विथ इन ऑर्गेनली माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, जो ये राइबोसोम्स होता है ये क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलता है। साइटोप्लाज्म में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मिलने के साथ साथ ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है, तो इसे कहते हैं ऑर्गेनली विथ इन ऑर्गेनली। ये जो होता है विदाउट नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स, दोनों में इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। अकर इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स एंड एब्सेंट इन मैमेलियन आरबीसी। ये हम लोगों ने कई बार पढ़ चुका कि उसमें ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ना ही गोल्गी बॉडी होती है, और ना ही इसमें राइबोसोम्स होते हैं। इसके पास 2 सब यूनिट्स होती है, लार्ज और स्मॉल। इनके बारे में अभी हम डिटेल जब हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस पढ़ेंगे तो कौन सी लार्ज यूनिट कौन सी स्मॉल सब यूनिट, बस ये पता आपको यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि इसके पास 2 सब यूनिट से मिलकर के बना होता है, लार्ज और स्मॉल सब यूनिट। एस जो होता है, जो एस मेंशन करते हैं हम राइबोसोम में, जब हम राइबोसोम्स की सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, तो 70S जो होता है, 80S जो होता है, एस जो होता है वो स्विडबर्ग यूनिट करता, मतलब उसको कहते हैं, और ये इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बताता है, मेजर करता है। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है वो सेंट्रीफ्यूगल मेथड एक होता है, उसमें हम उसको ऐसा रोटेट करवाते हैं, जो जल्दी सेडिमेंट हो जाता है उसकी डेंसिटी हाई होती है और जो नहीं होता है उसकी डेंसिटी लो होती है। तो ये उस कोफिशिएंट इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं जो ये यूनिट होती है, इससे हम मेजर करते हैं उसका साइज एंड डेंसिटी, कि उसकी
साइज कैसी, उसकी डेंसिटी कहती है। डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो नीचे चला जाएगा, डेंसिटी कम होगी तो थोड़ा ऊपर रहेगा। तो राइबोसोम्स के डिफरेंट टाइप्स के राइबोसोम्स को हम इसकी यूनिट से मेज़र करते हैं। तो आपसे कह सकता है कि जो ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है वो डायरेक्टली उसके साइज और डेंसिटी को मेज़र करता है या इनडायरेक्टली? तो वो इनडायरेक्टली मेज़र करता है, डायरेक्टली नहीं। एक मेथड से बता देता कि हाँ ये डायरेक्टली एकदम मेजरमेंट के साथ नहीं, मतलब ये डेंस ज़्यादा है, ये डेंस कम, इसकी साइज़ ज़्यादा है, इसकी साइज़ कम है, तो वो इनडायरेक्टली मेजर करता है। जो राइबोसोम्स होता है वो आरएनए जो होता है राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। अब ये आरएनए कहाँ मिलता है? हमारे न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है, वो ये आरएनए का फॉर्मेशन करता है। अब हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस करते हैं राइबोसोम्स का। मतलब प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होता है वो फ्री इन द साइटोप्लाज्म होता है और यूकैरियोट्स में फ्री इन द साइटोप्लाज्म होता है। बट इसका जो साइटोप्लाज्म में होता है वो 70S होता है और इसमें जो फ्री होता है साइटोप्लाज्म में वो 80S होता है। दूसरा, ये एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वो भी 70S होता है। अटैच ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब हमने पीछे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जब राइबोसोम्स आकर के अटैच हो जाता है तो उसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो वो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम अटैच होता है वो 80S होता है, लेकिन यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है राइबोसोम वो 70S होता है। एज अ पॉली राइबोसोम्स, जब ये mRNA के ऊपर राइबोसोम्स आकर के अटैच हो जाते हैं प्रोकैरियोट्स में और प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं तो उसे हम पॉली राइबोसोम्स या पॉलीसोम्स कहते हैं, वो भी 70S होता है। और जब इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया और इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट जो राइबोसोम्स होता है वो 70S होता है। तो ये हो गया कि साइटोप्लाज्म में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 80S होता है, इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लाज्म में 70S होता है। 70S के जो लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट होते हैं तो लार्ज सब यूनिट जो होता है वो 50S होता है, स्मॉल सब यूनिट 30S होता है। 80S में जो लार्ज सब यूनिट होता है वो 60S होता है और 40S होता है। फिर से देखिए 70S में जो होता है राइबोसोम में जो लार्ज यूनिट होता है वो 50 होता है, स्मॉल यूनिट 30 होता है। 80S में जो लार्ज सब यूनिट होता है वो 60 होता है और स्मॉल जो होता है वो 40 होता है। अब ये जो लार्ज सब यूनिट होता है राइबोसोम्स का, ये जो आरएनए से मिलके बना होता है जो कि न्यूक्लियस से हमें मिले होते हैं वो 23S आरएनए और 5S आरएनए से। बस आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं, आपको इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है। बस आपको याद करना कि ये जो जैसे हमारा ये न्यूक्लियस रहता है इसमें ये न्यूक्लियस होता है तो ये 23S आरएनए 28S आरएनए 5S आरएनए जो भी आरएनए फॉर्म करता है फिर वो वहाँ न्यूक्लियस से निकल करके राइबोसोम्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो वही चीज़ बता रहा है कि 50S जो राइबोसोम्स बना है उसमें दो तरह के आरएनए इन्वॉल्व होते हैं, 23S आरएनए और 5S आरएनए। और जो 23S आरएनए होता है एक राइबोजाइम से एक एंजाइम की तरह एक्ट करता है कि जो जब अमाइनो एसिड एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड को ये इफिशियंसी बहुत बढ़ा देता है, कैटालिटिक की तरह वर्क करता है। तो राइबोजाइम्स में 23S आरएनए प्रोकैरियोट्स में एक्ट करता है एज एंजाइम की तरह। तो अब हम जो 80S में 60S जो होता है जो लार्ज सब यूनिट होता है उसमें 3 आरएनए इन्वॉल्व होते हैं, 28S आरएनए, 5.8S आरएनए और 5S आरएनए। आपसे ये पूछ सकता है कि 50S आरएनए और 60S आरएनए में कौन सा आरएनए टाइप कॉमन है? तो 5S आरएनए और 5S आरएनए उसमें कॉमन है, जिसमें 28S आरएनए जो होता है वो एक्ट एज ए एंजाइम की तरह करता है जो पेप्टाइड प्रोटीन अमाइनो एसिड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है उसकी इफिशियंसी को बढ़ाता है। 30S आरएनए में सिर्फ एक टाइप का होता है वो 16S होता है और 40S में 18S आरएनए होता है। 16S आरएनए 18S आरएनए। राइबोसोम्स का जो 70S राइबोसोम्स होता है उसमें 55 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन, हमने पीछे पढ़ा है कि राइबोसोम्स में प्रोटीन और आरएनए मिलकर के राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसमें 55 प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है और इसमें 80 प्रोटीन। ये आपको जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में आपको मिल जाएगा मेंशन पॉइंट। और ये जो होता है ऑल दिस आरएनए फॉर्म बाय द न्यूक्लियोलस जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, इसके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। बोथ सब यूनिट ज्वाइंट एट द टाइप ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तब स्मॉल यूनिट फिर लार्ज सब यूनिट आते हैं और मैग्नीशियम आयन Mg+2 आयन की हेल्प से ये आपस में ज्वाइंट होते हैं और फिर प्रोटीन का सिंथेसिस करवाने लगते हैं। तो आज हमने डिटेल स्टडी की प्लास्टिड्स की और राइबोसोम्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल और न्यूक्लियोलस। जितना कवर हो पाएगा हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल स्टडी करेंगे। टिल देन डू स्टडी अ लॉट।